हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, माइक्रो लिस्टिंग की सीरीज में यह तीसरा वीडियो है साइंस और टेक पर। इससे पहले के दो वीडियो आए हैं बिहार स्पेशल और उससे पहले करंट अफेयर्स को लेके। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस एग्जाम की जान है HSBC, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री। तो अब तक करंट अफेयर्स पर आ चुका है, बिहार स्पेशल पर आ चुका है, यह साइंस की वीडियो है और उसके बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पर वीडियो आएंगे। ठीक, तो यह तीसरी वीडियो है इस सीरीज में। इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल पिछले दो वीडियो की तरह रहेगा। पहले वेटेज की बात करूंगा क्योंकि यहाँ इनपुट आउटपुट रेशियो देखेंगे। फिर टॉपिक्स की बात करूंगा, टॉपिक्स कैसे मैंने सेलेक्ट किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर बीपीएससी ने अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, चाहे 69 बीपीएससी के पहले हो या उसके बाद हो या 69 बीपीएससी हो, सबका मैंने एनालिसिस किया है और उसके बाद मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। उसका सोर्स क्या होने चाहिए, आपको किन बुक को फॉलो करना है, किन यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, यह सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे। पहले वेटेज की बात करता हूँ। वेटेज हमेशा 30 प्रश्नों का होता है। 30 प्रश्न का मतलब हो गया कि यहाँ आपको 20% वेटेज है। 20% वेटेज मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो अगर देखें तो आपको 20% ही आपको इसमें टाइम देना है और 20% आपको रिसोर्स खर्च करना है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है अगर इसमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, थोड़ी बहुत आपको रटन विद्या पता है, इसका रट लिया है आपने तथ्यों को, तो निश्चित रूप से आप यहाँ 28 से 30 कर सकते हैं। 28 कहीं नहीं जा रहा है अगर आप यहाँ अच्छा कर लेते हैं। और अगर यहाँ अच्छा करते हैं इसका मतलब कि पूरे ओवरऑल रिजल्ट पर आपको प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो थोड़ा यहाँ लैग करते हैं, उनको थोड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ आपको अच्छा करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मेंस लिखना है तो। दोस्तों, चूंकि इसका वेटेज 20% है, इसलिए आपको इस पर डेली टाइम देना पड़ेगा। यह विषय जो है HSBC, इस पे आप डेली टाइम दीजिए। डेली कम से कम कुछ ना कुछ पढ़िए, क्योंकि यह आपका सिलेक्शन करवाएगा। यहाँ से 110 प्रश्न लगभग बनने वाले हैं। अगर आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स पर टाइम खर्च कर रहे हैं, ज्योग्राफी पर टाइम खर्च कर रहे हैं, पॉलिटी पर टाइम खर्च कर रहे हैं और रोज खर्च कर रहे हैं, तो वह आपको उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना कि यह चारों विषय देगा। इसलिए आप इसे रोज कुछ ना कुछ पढ़ें। ठीक, तो इसका 20% वेटेज है, तो उसी अकॉर्डिंग इसको रिस्पेक्ट दें और टाइम दें, क्योंकि यह आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। ठीक, फिर मैंने सोर्स की बात की है, तो सोर्स में बाद में बताऊंगा कि क्या क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए, क्या बुक फॉलो करना चाहिए और क्या ऑनलाइन सोर्स फॉलो करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी से। अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जो कोर बायोलॉजी होता है और एक बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है बायोलॉजी के फील्ड में जो किया जा रहा है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी के पहले कोर टॉपिक्स को देख लेते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ पीसीज क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वह आप बिल्कुल रट जाएंगे, इसमें कोई भी समझने वाली चीज़ नहीं है। यह पूरा टेबल दिया हुआ है, सोल्यूशन में भी दिया हुआ है और घटना चक्र में भी दिया हुआ है, कहीं से आप रट जाएं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, यह थोड़ा कॉन्सेप्ट और रटने वाली। तो क्लासिफिकेशंस अगर आप चाहें तो इसी यूट्यूब के देख लेंगे तो आपको एक बार ज़्यादा समझ में आएगा, और फिर आप अगर टेक्स्ट से पढ़ लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। इसमें लूसेंट से भी काम चल जाएगा और आपको यूट्यूब का सहारा लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो एक बार यह देख लेंगे। उसके बाद सेल और साइटोलॉजी, मतलब सेल के पूरे अध्ययन को आप देखेंगे, इस सेल में क्या क्या पाया जाता है, उसकी क्या विशेषता होती है, कहाँ पाया जाता है। तो सेल को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। उसके बाद ह्यूमन सिस्टम, तो ह्यूमन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तो डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम से प्रश्न आते हैं, तो यह थोड़ा सा आप यहाँ अच्छे से ध्यान देंगे। फिर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ सीमित लिमिटेड जो है सीमित प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद बॉन्स और मसल्स, कौन कौन सा बॉन्ड होता है, कहाँ होता है, मसल्स कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह देख लेंगे। फिर ब्लड ग्रुप क्या है, उसका एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है। फिर दांत कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या काम है, फिर उनका फार्मूला क्या है, यह देख लेंगे। ठीक, उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में प्रोटीन और मिनरल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्ब्स और लिपिड, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है प्रोटीन्स और मिनरल्स, यह देख लेंगे। और विटामिन तो आप बिल्कुल रट जाएंगे कि कहाँ कौन सा विटामिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, किसका काम है, किसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, तो यह आप देख लेंगे। उसके बाद हार्मोन और इंजाइम, हार्मोन और इंजाइम से प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि कौन सा हार्मोन का क्या काम है, किस इंजाइम का क्या काम है। ठीक, उसके बाद डिजीज, उसके कॉजिंग फैक्टर क्या है और इफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से हैं, मतलब बीमारी क्या है, उसके कारक क्या है और किस अंग को प्रभावित करता है, यह देख लेंगे। देखिए, बायोलॉजी पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि बायोलॉजी जो है उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से लिमिटेड प्रश्न हैं, वहाँ से ही पूछे जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी से काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा।
अब आइए बात करते हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर को। देखिए, फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, उसमें यूनिट एंड डायमेंशंस यहीं से कहानी शुरू होती है। तो इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से यूनिट्स है, उसका एसआई यूनिट्स कौन सा है, कौन डेराइव्ड है, कौन ओरिजिनल है, ठीक? उसके डायमेंशंस, तो यूनिट को डायमेंशंस में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है, तो यह आप देख लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आती है यह बात, तो आप यूट्यूब का सहारा ले लेंगे, क्योंकि डायमेंशंस को डिराइव करने में थोड़ा-सा आपको दिमाग लग सकता है, तो यहाँ आप यूट्यूब का सहारा ले लेंगे। फिर इसमें पूछा जाता है कि कौन-सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन-सा स्केलर है, तो यह एक बार देख लेंगे किसमें डायमेंशंस होता है, किसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है, तो आप आराम से समझ जाएँगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है, बिल्कुल रट जाएँ। 10-15 जो क्वांटिटी है, उसे आप रट जाएँ, बार-बार पूछा जाता है उसी से, ठीक? उसके बाद मोशंस में क्या पूछा जाता है, अब मान लीजिए न्यूटन के मोशंस के लॉ हैं, तो उसमें के एप्लीकेशंस पार्ट को पूछा जाता है। यह आपसे नहीं पूछा जाएगा कि लॉ को कैसे डिराइव किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस पार्ट पर ध्यान देना है, कि उसको उदाहरण पर ध्यान देना है, ठीक? फिर साउंड्स के जो इक्विपमेंट होते हैं, वो देखना है आपको। सोनार क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशंस है, ठीक? उसके बाद अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं, इंफ्रासोनिक किसे कहते हैं, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप ध्यान में देख लेंगे, ठीक? कितना हर्ट्ज पे सुनाई पड़ता है, कौन सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक कौन सुन सकता है, इंफ्रासोनिक कौन सुन सकता है, तो इस तरह के प्रश्न को आप देख लेंगे कि डेसिबल कितना का होता है, किसको नॉइज़ कहते हैं, ठीक? कितना से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल में नॉइज़ कितना होता है, ठीक? इस तरह के प्रश्न देख लेंगे साउंड्स में। उसके बाद लाइट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपको लाइट से शुरू कहानी होगी, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक? क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो यहाँ बिल्कुल ही आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप इसके लिए यूट्यूब का बिल्कुल सहारा लें, क्योंकि देखिए फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो उसमें आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट के लिए अगर कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ लें, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें लाइट्स में फिर लेंस पूछा जाएगा, मिरर पूछा जाएगा, तो यहाँ जो है आप यूट्यूब का सहारा ले लेंगे, क्योंकि लाइट चैप्टर से प्रश्न आने ही आने हैं। उसके बाद देखिए हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। हीट्स के जो या टेम्परेचर के जो यूनिट्स होते हैं, उसको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, वह पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक करेंट्स, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मेन इसमें पूछा जाता है एप्लीकेशन पार्ट। देखिए फिजिक्स के जो प्रश्न होते हैं, उनके एप्लीकेशन पार्ट को पूछा जाएगा। यह नहीं है कि उसके बिल्कुल कोड पर जाके आपको कैसे डिराइव होता है, फार्मूला कैसे बनता है, उस पर पूछा जाएगा। इसके आपको एप्लीकेशन पार्ट पे पूछा जाएगा। तो इसके लिए फिजिक्स के चैप्टर में आपको उदाहरण को याद रखना है कि यह उदाहरण किस चैप्टर से है, ठीक? उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, इसका भी एक फार्मूला होता है कि इतने साल में कितना डीके होगा, इसका हाफ डीके कितने साल में होगा। तो इसे आप अगर एक बार देख लेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यह। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, उसके क्या वर्क है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यह देख लेंगे, क्योंकि हर बार पूछा जाता है एमीमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, इस तरह के प्रश्न। थर्मामीटर क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसमें कौन सा लिक्विड डाला जाता है, क्या डालने पर क्या होगा, उसमें अल्कोहल डालने पर क्या होगा, पारा डालने पर क्या होगा, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही रटने वाली चीज़ है, रट लेंगे इसमें। स्पेस टेक्नोलॉजी, देखिए इसके मिशन को पूछा गया है, 69 बीपीएससी में पूछा गया था, उसके बाद भी पूछा जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी काम हो रहा है, और एक होड़ मची हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके। तो यहाँ प्राइवेट प्लेयर भी उतर गए हैं, एलन मस्क की कंपनी भी उतर गई है अब स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ से जो मिशन जा रहे हैं, चाहे भारत का मिशन हो, चाहे भारत का आदित्य L1 मिशन हो, जैसे सीडीएस में प्रश्न पूछा गया था कि L1 मिशन के बारे में जो प्रश्न है आसपास, वो पूछा गया था कि और कौन-कौन से लैग्रेंज पॉइंट हैं, किन-किन को मिलाने पे क्या बनता है, ट्रायंगल किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन किससे बनता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो लैग्रेंज पॉइंट बनता है, जिसको L1, L2, L3, L5 कहते हैं, तो 5 लैग्रेंज पॉइंट बनते हैं। उसको मिलाने पर कुछ ना कुछ बनता है, कहीं ट्रायंगल बनता है, कहीं स्ट्रेट लाइन बनता है। तो वो देख लेंगे कौन-कौन से मिशन पहले जा चुके हैं, ठीक? इसी तरह कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर पर आप ध्यान रखेंगे कि किस-किस देश ने कौन-कौन सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है, भारत में कौन-सा डेवलप करने वाली कंपनी है, कहाँ डेवलप होती है, कौन-कौन सा है। अभी आपने देखा होगा परमरुद्रा का काफ़ी चर्चा चल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, जापान की कौन सी कंपनी है, सुपर कंप्यूटर जापान का कौन सा सबसे तगड़ा है, अमेरिका का कौन सा सबसे तगड़ा है। तो इस तरह के प्रश्न आप देख लेंगे। फिर इसी तरह बात करूँ, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4G, 5G, 6G, इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, क्या एडवांसमेंट होता है, क्या इसमें अंतर होता है, वाईफाई क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, वोल्टी क्या होता है, एलटी क्या होता है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वह देख लेंगे, ठीक? फिर बायोटेक्नोलॉजी, यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आजकल हाल में बीपीएससी ने इसे प्रश्न पूछना शुरू किया है। जैसे वैक्सीन्स आया था, तो वैक्सीन्स के क्या प्रकार होते हैं, डीएनए क्या होता है, डीएनए वैक्सीन क्या होता है, आरएनए वैक्सीन क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे, और इसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए यूट्यूब का
आपको सारा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बशर्ते एक अच्छे टीचर को पकड़ें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टीचर, 2-4 वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टीचर अच्छे हैं। तो यूट्यूब का इसमें सहारा लें बिल्कुल भी। और उसमें देखिए स्टेम सेल पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाथ पर ही एक कान उगाया गया था, तो वह आप देख लेंगे। फिर जीएम क्रॉप की काफ़ी बात हो रही है, जीएम ब्रिंजल क्या होता है, फिर आपको गोल्डन राइस क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न देखेंगे क्योंकि जीएम क्रॉप्स काफ़ी चर्चा में रहा है। आइए अब देखते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। देखिए केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ भी अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो कहानी यहीं शुरू होती है। जहाँ से कहानी किसी चैप्टर की शुरू होती है वह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, क्योंकि वही बेस होता है उस चैप्टर का। तो यहाँ से कौन कौन से एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल आए हैं, किसमें क्या कमियाँ थी, वह देख लेंगे। उसके बाद पार्टिकल्स, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या उसके बाद भी जो पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न देख लेंगे। और इसमें सबकी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद एलिमेंट, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो यह सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, अभी हाल में पूछा गया था हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में, तो बीपीएससी ने पूछा था एग्रीकल्चर के एग्जाम में, तो वहाँ देख लेंगे कि लिक्विड की क्या विशेषता है, गैस की क्या विशेषता है, सॉलिड की क्या विशेषता है, फिर प्लाज्मा की क्या विशेषता है, ठीक। तो यह स्टेट ऑफ मैटर भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, यह तीनों एक ही मतलब चैप्टर के अंतर्गत आता है। सॉल्यूशन अगर पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट किसमें दिखाई पड़ता है, किसमें नहीं दिखाई पड़ता है, फिर ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न आपको सॉल्यूशन चैप्टर में मिल जाएंगे। सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हीट का क्या सॉल्यूशन पर डिफरेंस पड़ता है, प्रेशर के क्या डिफरेंस पड़ता है, तो यह आप देखेंगे। फिर एसिड बेस्ड सॉल्ट, यह तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो एसिड बेस्ड सॉल्ट को बिल्कुल भी आपको थोरोली पढ़ना है कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, बेस का क्या टेस्ट होता है, फिर कौन कौन से रिएक्शन से क्या बनता है, तो यह आप देख लेंगे। उसके बाद कार्बन, हाइड्रो, और कार्बन में क्या, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अप्रूव क्या है यह देख लेंगे। और हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलने से बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ आप एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, उसके फार्मूले क्या क्या है, उसके उदाहरण क्या क्या है, तो यह यहाँ देख लेंगे। यहाँ आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है एक। इस तरह से आपको नीट और जो है जेई की तरह नहीं पढ़ना है, आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है, बस उतना काम चल जाए आपका। इसमें अल्कोहल का क्या फार्मूला होता है, कीटोन का क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको देखना है स्टेट का क्या फार्मूला होता है, सिर्फ फार्मूला याद देखना है आपको, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसके देखिए केमिकल रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, उसके उदाहरण क्या क्या है, इतना बस आपको पता होना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर्स, आप देखेंगे नायलॉन क्या होता है, तो पॉलिस्टर क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, तो इस तरह के आप सिंथेटिक फाइबर जो मैनमेड फाइबर हैं उसे देख लेंगे। चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनता है, तो इस तरह के प्रश्न आए हैं प्रश्न पहले भी, तो अभी भी आ सकते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है कि कंपोजिशन क्या है, उसका यूज क्या है। मान लीजिए पूछा गया आपसे जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा मेटल होता है, क्या उसमें सिल्वर होता है, अगर होता है तो कितना परसेंट होता है, नहीं होता है तो कौन कौन से मेटल होते हैं, जिनका परसेंटेज क्या होता है, फिर उसका यूज क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेनलेस स्टील में किसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, कार्बन कितना होता है, स्टील कितना होता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटर्स, कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन पॉल्यूटर हैं, उनका क्या योगदान होता है, कितना वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, यह भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, कौन निकालता है, यह भी देखेंगे। उससे पॉल्यूटर क्या होता है, ओजोन जो है उसके क्षरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो यह देख लेंगे, ठीक। तो यह हो गया पूरा ओवरऑल साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपको देखना है। देखिए इसका वेटेज जो है 20% है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, 20% टाइम देना है। मतलब आपको HSBC जो मैंने पहले कहा, इस पे रोज टाइम देना है, कुछ ना कुछ देर हमेशा देना है। या तो आप इसे पढ़िए या कोई ना कोई क्वेश्चन लगाइए या प्रीवियस ईयर देखिए, लेकिन इस पर आपको रोज टाइम देना है, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। ओके, और अब बात कर लेते हैं सोर्स की। देखिए सोर्स कौन कौन सा होना चाहिए। सोर्स एक तो लूसेंट जो हम लोगों का जिंदाबाद है वह होना ही चाहिए, वह रटा होना चाहिए। अगर लूसेंट रट लेते हैं तो आपको जो कोड जो साइंस से प्रश्न आने वाले हैं वह बिल्कुल बन जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने लूसेंट साइंस कर रखा है तो यह बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो अब समय नहीं है लूसेंट साइंस करने का, इसलिए आप इसे इग्नोर करें और आप यूट्यूब का सहारा लें। जहाँ भी आपको साइंस के प्रश्नों में दिक्कत होती है आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। हालांकि साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ आपको यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट
आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो यहाँ आप बिल्कुल यूट्यूब का सहारा लेंगे, ठीक? दोस्तों, मैंने देखा कि 95% जो है चैनल देखने वाले, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप बताएँ कि क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। तो 5% लोग ही से हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो आप प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अब जो आएगा वो आएगा हिस्ट्री पर। थैंक यू सो मच।